सभी का स्वागत है, आप सभी का स्वागत है और गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए आज का जो हमारा सेशन चल रहा है, ये हालाँकि ये सेशन कल से स्टार्ट हो चुका है, यानी कि उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व के संबंध में हमें हमें इन चीज़ों को जानना है कि ऐसे व्यक्तित्व जो कौन-कौन से रहे हैं उत्तराखंड के इतिहास में, जिनके संबंध में आगामी एग्ज़ामों में सवाल दिए जाते हैं। तो उन्हीं के ये नाम और उनके बारे में हम ये चीज़ों को जान रहे हैं। तो उनमें जो अगला नाम आता है शोभन सिंह जीना जी का, ठीक है? अब इनके बारे में हम जानते हैं और ये क्या-क्या चीज़ें इनके समय में हुई थी और क्योंकि मैं बताऊँगा कौन-सा इसमें से इम्पोर्टेंट सवाल है। तो इनका जन्म 1909 में कुमाऊँ में हुआ था, ठीक हो गया? अच्छा 1909 के बारे में मैंने कल आप लोगों से एक सवाल भी पूछा था कि 1909 में भारतीय संविधान में कुछ हुआ था, आप लोगों ने सही आंसर दिया था, वो फिर से पूछना चाहूँगा, ठीक है? मैं यहाँ से आगे बढ़ूँगा, आप लोग मुझे आंसर बताएँगे। 1909 में इनका ये जन्म हुआ था और कुमाऊँ में ही इन्होंने कुमाऊँ राजपूत परिषद का गठन भी किया था क्योंकि एग्ज़ामों में कभी-कभी ये नाम पूछा भी जाता है कि कुमाऊँ राजपूत परिषद का गठन जो है क्या बोलते किसने किया, ये कहाँ पर हुआ? तो इनके ही द्वारा हुआ था और इसके माध्यम से और ये जो परिषद था, इसके उत्थान यानी कि इसके जो गठन का उद्देश्य क्या था? तो इसके माध्यम से इन्होंने क्षत्रिय समाज में सुधार लाने के लिए सक्रिय भूमिका जो है निभाई थी, तो ये लाइन ध्यान में रखिएगा, ठीक है? और इसके बाद में क्या होता है कि अंग्रेज सरकार ने इन्हें राय बहादुर की पदवी से सम्मानित भी किया था क्योंकि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी जो ब्रिटिश सरकार के साथ में भी इनकी रही थी, तो उसी से प्रभावित होकर जो ब्रिटिश सरकार ने यानी कि अंग्रेज सरकार ने इन्हें राय बहादुर की पदवी से सम्मानित भी किया था, ठीक है? ये बात ध्यान में आप लोग रखिएगा। आ सकता है क्योंकि ये उत्तराखंड में राय बहादुर की ये जो पदवी थी, वो इनको ही दी गई थी। इम्पोर्टेंट इसलिए ये हो जाता है और ये जो है ये कुमाऊँ में भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। तो कुमाऊँ में जो भारतीय जनसंघ की जो स्थापना हुई थी, तो उनके संस्थापकों में से ये एक मुख्य व्यक्ति थे, ठीक है? इसके बाद में आते हैं भारतीय जनता पार्टी के गठन के जो है जो पश्चात में ये जिला अध्यक्ष भी ये क्या कहते हैं, ये बनाए गए थे। चलिए ये लाइन इतनी इम्पोर्टेंट जो है ये एग्ज़ाम की दृष्टि से नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं। हम आगे बढ़ते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देखिए एक ये आता है उत्तरांचल उत्थान परिषद। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक परिषद का गठन तो इनके लिए माध्यम से हुआ था, दूसरा ये भी हुआ था उत्तरांचल उत्थान परिषद। इसके बारे में बहुत सारे सवाल दिए जाते हैं और इसका गठन जो है किनके समय में हुआ था या कब हुआ था, तो डेट ध्यान में रखनी है आप सभी को 1988 में, ठीक है? डेट कौन-सी ये सन हो गई, डेट थी 30-31 मई 1988। तो इस डेट में उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन शोभन सिंह जीना जी ने किया था। तो ये क्योंकि ये सवाल ऐसा है, ये बहुत सारे एग्ज़ामों में आ चुका है, ठीक है? तो इसको आपको स्किप नहीं करना है। तो इनके बारे में यही चीज़ें जो थी इम्पोर्टेंट बस इनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? देखिए ये जो पहला सवाल आपका आया है कि कुमाऊँ राजपूत परिषद का गठन जो है किसने किया? फर्स्ट राय बहादुर की जो उपाधि थी, पदवी थी, ये किसने किसको दी? 2 सवाल हो गए आपके, ठीक है? और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है कि उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन, तो ये इनके संबंध में 3 सवाल इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, जो अगला जो नाम आता है डॉक्टर भक्तदर्शन, ठीक है? देखिए मैंने आप सभी को जो ये पत्रिकाओं वाला सेशन मैंने जो पढ़ाया था शुरुआत में, उसमें ये नाम आया था, ठीक है? ये भक्तदर्शन का नाम आया था। अब मैं आप लोगों से इसमें ही हिंट मैं आपको दूँगा, फिर आप लोगों से पूछूँगा, जब तक मैं आगे बढ़ूँगा। देखिए, इनके समय में 1939 में कुछ हुआ था, इन्होंने ही किया था। अब वो किया था, आप लोग मुझे बताएँगे, ठीक है? अभी आगे आ भी जाएगा, जब तक आप लोग सोचिए आंसर दिए। तो इनका जन्म जो कब हुआ था, इनका जन्म 12 फरवरी 1912 को पौड़ी जिले के भोलाड़ गाँव में हुआ था, ठीक हो गया? तो इतनी यानी कि देखिए मैंने आप सभी को समझा रखा है ना, अगर आपको डेट ध्यान नहीं है कि जो किसी भी अगर महापुरुष की डेट अगर याद नहीं है, कोई बात नहीं है। जनरली आपको उनसे संबंधित जिला मालूम होना चाहिए या जिला भी नहीं पता है तो ये मालूम होना चाहिए कि वो कुमाऊँ में जन्मे थे या फिर गढ़वाल में, ठीक है? वो ये सब जो है बेसिक रूप से ये सारे सवाल कहीं न कहीं पे दिए जाते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बेसिक सवाल आप लोग अगर सीखेंगे तो आपको फ़ायदा होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं, अब इनका एक रोल आगे आता है, कहाँ पर आता है, ये भी देखते हैं। देखिए 14 जनवरी 1921 को बद्री दत्त पांडे के नेतृत्व में जब कुली बेगा प्रथा का अंत
करने के लिए कुलीबेगार एस्टर को सरयू नदी में वह फेंका गया था, बहाया गया था। तो इस घटना से प्रभावित होकर 14 वर्षीय भक्त दर्शन ने जीवन भर खादी पहनने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का व्रत लिया था। देखिए उत्तराखंड का जो इतिहास है ना, वो ये इतना विविधताओं से ये भरा हुआ है। अगर आप वन बाय वन सब चीज़ों को वो देखोगे, तो सबकी जो जो कड़ी है ना, वो अ, एक दूसरे से वो जुड़ी हुई है, ठीक है? तो अब ये जिस समय कुली बेगार की जो अब मैं थोड़ा-सा यहाँ पे इन चीज़ों को भी समझा दूँ। जो ये कुली बेगार की जो ये प्रथा थी, ठीक है? तो इसे खत्म करने के लिए 2-3 लोग सामने आए थे। हालाँकि बहुत समय से ये प्रयास ये किया जा रहा था, क्योंकि उस समय में ब्रिटिश सरकार जो है वो गाँव वालों से कुली बेगार प्रथा जो है लेती थी। अब ये होता क्या है, कई लोग जानते भी होंगे, कोई लोग नहीं भी जानते होंगे। तो कुली बेगार प्रथा में होता ये था कि जैसे मान लीजिए ये गाँव है, ये दूसरा गाँव है और ये तीसरा गाँव है। और या ब्रिटिश जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर हैं, ठीक है? तो ऐसा होता था कि कुली बेगार का रजिस्टर हर ग्राम प्रधान के वहाँ पर एक होता था, हर गाँव में होता था। और ये ब्रिटिश जो जब उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता था, तो उस स्थान में पड़ने वाले गाँव के लोगों के द्वारा इनको उठाकर मतलब वैसे गोद में नहीं, जैसे एक वो डोली टाइप की होती है, तो उसमें ड्यूटी जो है लगाई जाती थी गाँव वालों की। तो उन ब्रिटिश अधिकारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाया जाता था और वो उसके लिए रजिस्टर मेंटेन किया जाता था, ठीक हो गया? तो इसके विरुद्ध जो है गाँव वाले ये जो ये चीज़ें हो रही थी, तो जो समस्त गाँव वाले थे वो इसको अपने विरुद्ध मानते थे, अपने सम्मान के विरुद्ध ये चीज़ें को ये मानते थे। तो इसको खत्म करने के लिए ये चीज़ें हुई थी। अब इसमें कौन-कौन लोग सम्मिलित थे जिनके द्वारा ये कुली राय के रजिस्टर सरयू नदी में ये बागेश्वर में ये बहाया गया था और वहाँ पर कसम खाई गई थी कि दोबारा से कभी भी कोई भी गाँव वाला ये गाँव में कुली बेगार प्रथा नहीं दी जाएगी, ठीक है? ब्रिटिश अधिकारियों को। तो इसमें कौन-कौन लोग सम्मिलित थे? तो बद्रीनाथ जी पांडे जी का भी नाम आता है, हरगोविंद जो है पंत जी का भी नाम आता है। तो ये 2-3 लोग ये मुख्य ये नेता थे वहाँ के और बाकी समाज था वहाँ पे, ठीक है? तो अब ये घटना यानी कि ये कुली बेगार का जो अंत हुआ था, ये कब हुआ था? तो 14 और 15 जनवरी 1921 बागेश्वर में सरयू नदी के जो तट पर, ठीक है? तो ये कहानी तो इस समय जब ये चीज़ें हो रही थी, तो उस समय डॉक्टर भक्त ये दर्शन जो थे, ये केवल 14 वर्ष के लिए बालक थे। तो ये सब चीज़ें इन्होंने अपनी आँखों से ये देखी थी। तो ये देखने के बाद ये समझ गए थे कि मुझे समाज में ही रहना है और समाज के लिए ही कुछ न कुछ मुझे करना है। तो अब उसके बाद में ये क्या करते हैं कि जीवन भर गाँव यानी कि लोकल मतलब लोकल वोकल यानी कि जो है भारत में बने वस्तुओं को ही पहनेंगे और विदेशी वस्तुओं को मतलब कि वो नहीं पहनेंगे या उनका उपयोग नहीं करेंगे। तो ये व्रत ये लेते हैं। तो इनकी एक ये छोटी-सी ये यहाँ कहानी आती है। बाकी मैंने इसको डिटेल में समझा दिया है। तो देखिए अभी मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था 1930 ये जो 9 वाला, अभी मैं उस पर आऊँगा। उससे पहले ऊपर के हम चीज़ों को देख लेते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी के संपर्क में आने के बाद अब देखिए अब 14 वर्ष के समय पे ये कुली ये बगावली वाली प्रथा को ये देख रहे थे। उसके बाद में ये स्वतंत्रता आंदोलन के समय में ये गांधी जी के संपर्क में ये आए थे, ठीक है? और उनके उसके बाद में इन्होंने अपने नाम के आगे से जातिवाचक शब्द भी क्या कर दिया था, हटा दिया था और जीवन पर्यंत जो है केवल भक्त दर्शन का ही नाम जो है लगा दिया था इन्होंने और इसी नाम से आज भी हम इनको जानते हैं, ठीक है? अब चलिए 1939 के बारे में हम जानते हैं, मैंने पूछा भी था और ये पत्रिका वाले सेशन में भी बताया था मैंने आप लोगों को कि भक्त दर्शन और भैरव दत्त धुलिया इन दोनों लोगों ने 1939 में लैंसडौन जो कि पौड़ी में है, यहाँ से एक साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन भी शुरू किया था। उसका नाम था कर्मभूमि। ठीक हो गया? क्योंकि 1939 मैंने इनके ही नाम के बाद मैंने क्यों बोला? वो इसलिए क्योंकि इनके समय में ये चीज़ें हुई थी। अब ये दोबारा से भूलिएगा नहीं और जिन्होंने वो सेशन हमारा नहीं देखा है, तो यूट्यूब पर उसकी वीडियो है, आप चाहें तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। मिशन पॉसिबल ऑनलाइन जो है क्लासेस करके है और उसका लिंक मैं आपको अभी या सेशन के बाद में भेज दूँगा। तो जितने भी हमारे जो भी क्लासेस होती हैं, सभी की वीडियो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर दी जाती है। आप उसको अच्छे से देखिए और कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती है, तो आप बाद में चाहें तो पर्सनली मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं।
तो चलिए आगे मैं बढ़ूंगा, इसके बाद में होता क्या क्या है। तो इन्होंने ये 4 बार ये गढ़वाल से लोकसभा में प्रतिनिधित्व भी इनके द्वारा ही किया गया था। बाद में कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष भी ये जो है रहे हैं। ठीक हो गया, इतनी चीजें बेसिक रूप से आप जान लीजिए। इनके बारे में हम जान रहे हैं, भक्त दर्शन जी के बारे में जानते हैं, क्योंकि कर्म भूमि देखिए ये आएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये पूछा जाएगा, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी से आप लोगों को इंडिकेशन दे रहा हूँ, अच्छे से देख लो। आगे बढ़ते हैं। कि इनके 12 वर्ष के अभिलाषों के बाद इन्होंने गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां नामक ये पुस्तक भी लिखी है। इनकी एक ये भी पुस्तक है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि उस वाली पुस्तक वाले सेशन में जो हमने दिया था उसमें ये नाम आया था। ठीक है, देखा होगा आप लोगों ने, उसकी पीडीएफ भी आप लोगों को मैंने सब भेजी है, तो ये देखिएगा एक बार जाके कि गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां, ये पुस्तक है इनकी। सिर्फ गढ़वाल शब्द का यूज हुआ है इसमें, ये ध्यान में भी जो है जो देखिएगा, क्योंकि ये जो है ये वहीं से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं। तो इसके अलावा इन्होंने और क्या क्या लिखा है, देखिए सुमन स्मृति जी ग्रंथ और कलावीर मुकुंदी लाल विरेष्ठ स्मृति ग्रंथ और वो स्वामी रामतीर्थ स्मृति ग्रंथ। तो इन 3 ग्रंथों की रचना भी इन्होंने ही की है। तो यानी कि आप अब यहाँ पर जान चुके हैं कि कर्म भूमि साप्ताहिक जो न्यूज़पेपर था ये हो गया आपका, और गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां एक ये इंपोर्टेंट हो गया आपका, और सुमन स्मृति और मुकुंदी लाल बेरेस्टर और स्वामी राम ये तीर्थ। तो ये सब चीजें बेसिक रूप से समझ लीजिए, ये सब ये जो किनकी देन है, ये भक्त दर्शन। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। जो अगला जो इम्पोर्टेंट नाम आता है इतिहास में, यानी कि प्रमुख ये व्यक्तित्व में श्री देव सुमन, और इनके बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो जो कम ही होगा। ठीक हो गया। अब देखिए सुखदेव सुमन जी जो थे, इनका महत्वपूर्ण जो रोल था वो जो किससे जुड़ा हुआ है इनका नाम, तो ये है आपका, ये सभी जानते हैं कि टिहरी प्रजा मंडल के साथ इनका नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इनके संबंध में बहुत और भी कुछ एग्जामों में दिया जाता है, हम पढ़ेंगे अभी। तो इनका जन्म जो है मई 1916 में टिहरी के जौल गांव में हुआ था। ठीक हो गया, यानी कि टिहरी के जौल गांव में हुआ था, यानी कि जो है गढ़वाल में। ठीक हो गया। तो अब 1916 से अब मुझे एक चीज और ध्यान आ रही है कि आप बताइए 1916 में किसकी स्थापना हुई थी उत्तराखंड में, वो परिषद कौन सा था। सब कुछ आप लोगों को मैंने बता रखा है, आप लोग आंसर देंगे। मैं बढ़ता हूँ आगे। तो यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इन्होंने देहरादून के हिंदू नेशनल कॉलेज में पढ़ाते हुए उच्च शिक्षा में कई डिग्रियां अभी इन्होंने ली हासिल की, और 1930 में 14 वर्ष की अल्प आयु में इन्होंने देहरादून के ये नमक सत्याग्रह में भी भाग लिया था। ठीक है, अब यहाँ से 1900 ये जो है ये 30-20 साल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस समय कोई जो है कांड हुआ था उत्तराखंड में। ठीक है, तो पहले तो आप मैं यहाँ से पूछ लूं 1916 वाले में आप लोगों ने क्या क्या आंसर दिया है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो ठीक है, आपका पंकज जी सही आंसर आपका, कुमाऊं परिषद का गठन हुआ था। ठीक है, तो जिनको नहीं पता है वो मैं बीच बीच में रिवीजन के रूप में इन चीजों को समझाता हूँ, तो वो अच्छे से समझ लें। और या इस वीडियो को चाहें तो बार बार आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। तो अगला जो सवाल है, 1930 में उत्तराखंड में एक फेमस ये कांड हुआ था। कौन सा कांड था, नाम मुझे बताइएगा आप लोग, फिर मैं बढ़ूंगा आगे को। जल्दी से बताइए। अब क्योंकि ये सब चीजें आप लोगों को मैंने ऑलरेडी कई बार पढ़ा रखी हैं, तो मुझे बताइए आप लोग, मैं बढ़ता हूँ आगे। तो अब इन्होंने 14 यानी इस समय यानी कि नमक सत्याग्रह में भी इन्होंने देहरादून में भाग लिया था। ठीक हो गया, चलिए। और 15 दिनों का जेल भी इनको जो है काटना पड़ा था। इसके बाद क्या होता है, देखिए अब 1930 वाला वाक्य निकल चुका है, अगले भाग में आते हैं। तो देखिए 1938 में, अब यहाँ से कहानी, अब यही जो 1938 था ना, ये यहीं से आप लोगों को मैंने उत्तराखंड नेमाड़ की कहानी भी सुना रखी है। बताइए, मैंने 1938 से लेकर और सन 2000 की जो कहानी है ना, वो उत्तराखंड नेमाड़ से जुड़ी हुई है। ठीक हो गया, यानी कि उसकी शुरुआत होती है 1938 से, और फाइनली फिर 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड का निर्माण होता है, यानी कि उत्तरांचल के नाम से होता है, जो कि फिर 1 जनवरी 2007 से उत्तराखंड के नाम में परिवर्तित हुआ था। तो ये सब चीजें बेसिक हैं, और आपको मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको सीखिए। तो 1938 में श्रीनगर में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन में, जिसमें नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित और आदि नेताओं ने भाग लिया था, कहाँ पर, श्रीनगर में इन्होंने गढ़वाल के दोनों खंडों में एकता पर जोर देते हुए कहा था कि यदि
गंगा हमारी ये माता होकर भी हमें आपस में मिलाने की बजाय दो हिस्सों में ये बांटती है, तो हम गंगा को हम काट देंगे। ये किसने कहा था? ये श्री देव सुमन जी के ही वाक्य थे। यानी कि सिंपल सी भाषा में कहना ये था इनका कि जो हमें दो भागों में बांटेगा उसे हम जो है काट देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे इनके ये स्लोगन्स हैं जो कि इतिहास में बहुत ही फेमस है। आगे भी अभी आएंगे बहुत सारे स्लोगन। तो चलिए इनकी अच्छे से कहानी को समझिए। अब क्या होता है, तो 1938 में तो अब यहाँ पे देख लिया था। अब यहाँ पे एक चीज और होती है, हालांकि आप सभी जानते हैं कि इसमें जवाहरलाल नेहरू और ये जो बड़े बड़े नेताओं ने यहाँ पे भाग लिया था, उसमें ये चाहते थे कि आप देखिए इस समय क्या था, इस समय श्रीनगर यानी कि वहां पर श्रीनगर आप कह सकते हैं कि टिहरी रियासत का ये भाग था। यही तो आप लोग ये सब जानते हैं ना। तो ये टिहरी और ये टिहरी के जोल गाँव में ही इनका जन्म हुआ था। तो ये चाहते थे कि वहाँ पर क्या है, वंशानुगत जो शासन हो रहा है टिहरी रियासत टिहरी ये पवार शासकों का, तो वो हटकर और लोकतांत्रिक के रूप में वो कायम हो जाए। ठीक हो गया? तो इसी को लेकर इन्होंने अपनी माँग पहले यहाँ पर रखी थी। हालाँकि एक छोटी-सी माँग यह भी थी, लेकिन उसे ठुकरा दिया गया था। वो ये थी कि एक हिमालय खंड का जो अलग से निर्माण हो, एक हिमालय राज्यों का अलग से क्या हो, निर्माण हो। लेकिन लेकिन वो सिर्फ़ हाइड में वो चीज़ें रह गई थी। चलिए आगे की रूपरेखा को देखते हैं हम। 23 जनवरी 1939 और कल 23 जनवरी भी है। तो 1939 में देखिए वो देहरादून में, यानी कि देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना भी हुई थी। क्योंकि यह सवाल कई बार आता है कि इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, कब हुई थी और किसने की थी? ये 3 सवाल हमेशा आपको मिलेंगे देखने के लिए, तो अच्छे से समझ लीजिए। तो टिहरी राज्य प्रजामंडल, ठीक हो गया? तो यानी कि इस शब्द का क्या सेंस बनता है, यानी कि टिहरी का जो राज्य है ना, वो प्रजामंडल के हाथों में आ जाए, यानी कि शुद्ध अर्थों में अगर आज के शब्दों में हम बात करें तो वो लोकतांत्रिक वे में कन्वर्ट हो जाए। ये उस समय इसी उद्देश्य से इसकी स्थापना हुई थी और ये कई बार पीसीएस के एग्जामों में भी या ग्रुप सी के एग्जामों में भी कई बार पूछा गया और पूछा भी जाएगा। अब क्या होता है कि इसके पश्चात में ये क्या होता है, यानी कि इसकी स्थापना के पश्चात इन्होंने इस संगठन को नई दिशा दी और उनका विचार था, एक और यहाँ पर स्लोगन इनका आता है कि यदि हमें मरना ही है तो अपने सिद्धांतों और विश्वास की सार्वजनिक घोषणा करते हुए मरना श्रेयस्कर होगा। ठीक है? तो ये सब चीज़ें श्री देव सुमन जी के बारे में हम जानते हैं, क्योंकि देखिए इनकी लंबी कहानी इसलिए क्योंकि इनके संबंध में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। अभी मैं वन बाय वन आप सभी को समझा भी रहा हूँ। तो फरवरी 1939 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लुधियाना, पंजाब में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के अधिवेशन में श्री देव ठीक है, उन्होंने ये प्रजामंडल के प्रतिनिधित्व के रूप में यहाँ पर भाग लिया था, क्योंकि ये प्रजामंडल के अध्यक्ष ये बनाए गए थे। ठीक हो गया? इन्होंने ये स्थापना इसकी जो की थी, तो अब यहाँ के जो प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने यहाँ पर भाग लिया था। ठीक है? तो अब इसमें इन्होंने भाग लिया तो क्या कहा इन्होंने, इसमें उन्हें हिमालय प्रांतीय देशी राज्यों का सच्चा प्रतिनिधि यहाँ माना गया था उनको। ठीक है? यानी कि देखिए हिमालय शब्द यहाँ जुड़ा हुआ है ना, क्योंकि ये धारणा भी थी उस समय कि एक यहाँ पे हिमालय राज्य का जो है निर्माण हो। तो ये सारा सेंस वहीं से ही निकल कर ये आता है, लेकिन पहले हाइड में था, तो उतना अब लाइट में नहीं आया था। अब क्या होता है कि सन 1942 में यानी 42 में, जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी, अब इस समय जो है प्रजामंडल की सफलता के लिए वे सेवाग्राम वर्धा में गांधी जी से मिलने के लिए गए। ठीक है? और वापस आने पर ये टिहरी राज्य की पुलिस ने उनको क्या कर लिया, उन्हें राज्य की सीमा के बाहर जो है निकाल दिया पकड़ कर। ठीक हो गया? अब उस समय टिहरी राज्य की जो पुलिस थी वो क्या थी, यानी कि वहाँ पर ब्रिटिश शासन के अभी अधिकारी थे और वो आपको मैंने ये कहानी सारी मैंने सुना रखी है कि जितने भी टिहरी रियासत के जो शासक हुए हैं, वो कहीं न कहीं ब्रिटिश सरकार के अधीन थे। ठीक है? आप सभी जानते हैं ना टिहरी जो रियासत की स्थापना हुई थी उसके पहले जो शासक थे वो थे सुदर्शन शाह, सभी जानते हैं। ठीक हो गया? और बाकी वो मैंने कहानी दोबारा से यहाँ पे नहीं समझाऊँगा, वो आप लोग उस वाले सेशन को एक बार फिर से देखिएगा। अब क्या होता है यहाँ पे देखिए, अब 27 दिसंबर 1943 में जब उन्हें जो पुनः ये टिहरी में प्रवेश जो है करना चाहा, तो 30 दिसंबर
1943 को टिहरी कारागार में उन्हें जो है बंद जो है कर दिया गया। मतलब कुल मिलाकर ये था कि इनको अगर टिहरी में वापस आने से रोका जाने लगा। क्यों? क्योंकि ये चाहते थे कि लोकतांत्रिक जो व्यवस्था वहाँ पर जो कायम हो, ठीक है? और वहाँ पे पवार शासकों का या वंशोन्नत जो भी शासन प्रणाली जो भी चल रहा है वो चीजें हटें। तो इसी को देखते हुए इनको टिहरी राज्य में घुसने के लिए मना कर दिया गया, और जब ये नहीं माने तो इनको पकड़ कर टिहरी के कारागार में बंद उन्हें कर दिया गया और यातनाएं दी जाने लगी, और फांसी मांगने के लिए बाध्य भी किया जाने लगा कि उनसे कहा गया जबरन कि आप जो फांसी मांगो अपने आप से, मतलब कि आप हमसे मांगो फांसी, हम आपको दे देंगे, ऐसे नहीं। लेकिन अब उसके बदले में इन्होंने क्या उत्तर ये दिया था, तुम मुझे तोड़ सकते हो, मोड़ नहीं सकते। तो देखिए, अगर हम उत्तराखंड के इतिहास में हम एक चीज आपको मैं बताऊंगा, जितने भी स्लोगन या कुछ ऐसे जो भी वाक्य हैं, ये सिर्फ एक ही व्यक्ति के द्वारा ये सब चीजें जो कही गई हैं, वो तो श्रीदेव सुमन। आगे बढ़ते हैं 1944 की रूपरेखा को हम जानते हैं। तो इस समय श्रीदेव सुमन के ऊपर आज ये द्रोह का मुकदमा जो है चलाया गया। अब भाई जाहिर सी बात है कि अब जिस राजा के शासन में जो रह रहा है, अगर वो उसके खिलाफ ही उठेगा तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर क्या लगेगा, ये द्रोह का मुकदमा जो है लगाया जाएगा। वही चीजें वहां पे इनके साथ में होने लगी थी, और किसी भी सरकारी वकील को उनकी पैरवी करने की स्वीकृति भी नहीं दी गई, यानी कि उनको अलग तलक जो है रख दिया गया, उनके ऊपर ये मुकदमा जो है चला गया, और उनके कोई वकील ना रखने के और सरकारी वकीलों को मुझे मना कर दिया गया। उन्होंने अपने ऊपर लगे झूठे आरोपों की जो खिलाफत की, और उन्होंने फिर यहाँ पर कहते हैं कि सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर विश्वास होने के कारण मैं किसी के प्रति घृणा और द्वेष का भाव नहीं रखता। तो ये यहाँ पर भी ये क्या होते हैं, झुकते नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर अब इसके बाद में फरवरी 1944 में ही और क्या होता है कि उन्होंने जेल ये कर्मचारियों के दुर्व्यवहार के विरोध में अनशन प्रारंभ कर दिया। अब क्योंकि देखिए जेल में थे तो उन्हें जेल में यातनाएं दी जाने लगी थी, तो उसी दुर्व्यवहार की वजह से इन्होंने क्या कर दिया कि इनका ये जो कहना था कि अगर मैं जेल में भी हूँ तो जेल में भी मुझे ठीक से रहने दिया जाए, कोई भी दुर्व्यवहार जो है ना किया जाए। तो उसके विरोध में इन्होंने क्या कर दिया, अनशन शुरू कर दिया, और इन्होंने 3 मांगे अपनी जो है मांगी वहां पर, ठीक है। जो है पहली क्या थी, प्रजामंडल को मान्यता दें, क्योंकि प्रजामंडल की स्थापना तो देहरादून में हुई थी, टिहरी में तो नहीं हुई थी। आप लोगों ने देखा अभी। तो ये चाहते थे कि टिहरी के शासक या टिहरी में भी प्रजामंडल को मान्यता मिले, हमारे संगठन को मान्यता टिहरी राज्य में भी मिले, टिहरी रियासत में भी मिले। तो ये इनकी ये मांग थी जेल में। और दूसरा क्या कि मुझे पत्र व्यवहार करने की स्वतंत्रता दी जाए, मुझे पत्र लेखन या मैं किसी को भी चिट्ठी लिखना चाहूँ तो मुझे ये भी अनुमति दी जाए। और तीसरा कि मेरे विरुद्ध झूठे मुकदमों की अपील जो है राजा स्वयं सुने, ठीक है। यानी कि ब्रिटिश सरकार या उनका कोई नामुंदा या कोई उनका यूरोपियन न्यायाधीश है वो ना सुने, सिर्फ और राजा ही मतलब इस बात को सुने। हो सकता था कि ये राजा के समक्ष में ये उनको अपनी ओर आकर्षित जी कर सकें, ठीक है। तो ये 3 जो है मांगे थी, ये पूछा भी जा सकता है कि निम्नलिखित में से 3 मांगे कौन सी नहीं थी, या आपको ये तीनों दे देगा और नीचे ऑप्शन दे देगा ये सभी या फिर इनमें से कोई नहीं, तो ये सभी वाला ऑप्शन करके देगा, या फिर घुमा कर पूछा जा सकता है कि इनकी 3 मांगे कौन कौन सी थी, ठीक है। तो अब क्या होता है कि राजा के ये पास ये भेजी और कहा कि 15 दिनों में इन मांगों का उत्तर अगर ये नहीं मिला, यानी कि ये चाहते थे कि ये 3 मांगों को राजा के पास भेजो जेल में, और अगर 15 दिन के भीतर में अगर मुझे उत्तर उनका नहीं मिलता है तो मैं आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा फाइनली, उसके बाद मैं कुछ नहीं सुनूंगा। और उत्तर और रियल में वही हुआ, उनको उत्तर नहीं मिला। तो 3 मई, देखिए ये आता है ये जामो में, 3 मई 1944 से इन्होंने अपना आमरण अनशन शुरू कर दिया, ठीक हो गया। और उन्होंने कहा कि यदि भूख हड़ताल अगर ये तोड़ दें तो आपको मुक्त यहाँ से कर दिया जाएगा। यानी कि जेल के जो अधिकारी थे वो कह रहे थे कि अगर आपने अनशन अगर आप छोड़ दो तो हम यहाँ से जेल से आपको छोड़ देंगे। लेकिन उनकी मांगे जो फाइनली फिर भी नहीं मांगी गई, तो उसके विरोध में ये नहीं माने और ये लगे रहे, ठीक है। तो लेकिन इन्होंने अपना अनशन जो तोड़ने के लिए मना कर दिया कि नहीं, और टिहरी की स्वतंत्र के लिए 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की भूख हड़ताल की ये बात क्या होते हैं, ये सही हो मतलब कि हो जाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से बहुत सारे सवाल आते हैं कि इन्होंने अनशन की शुरुआत जो है जो कब की थी, और किस दिन यह जो है शहीद हुए थे, या किस तिथि को
इनकी पुण्य तिथि के रूप में मनाया जाता है, तो ये 25 जुलाई, ठीक है। और ये साल था आपका 1944, और ये भी पूछा गया था एग्जाम में कि कितने दिनों की भूख हड़ताल के बाद में इनका देहांत हुआ था, ठीक है, तो 84 डेज। तो ये सब चीजें बेसिक हैं, तो आप लोगों ने अगर रटा है तो रटो मत, इसको समझ लो, इनकी जी कहानी को यहाँ पर ये भी देख लो, समझ लो। अब आगे बढ़ते हैं। तो अक्सर ये कहा करते थे कि मैं अपने प्राण दे दूंगा, किंतु टिहरी राज्य के नागरिक अधिकारों को सामंती शासन के पंजे में कुचलने नहीं दूंगा, ठीक है। और फाइनली वो यही होता ही है लास्ट में। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये गढ़ सेवा संघ अलग राज्य के उद्देश्य को लेकर 1938 में ही दिल्ली में इस संघ का ये गठन भी सुमन जी के द्वारा ही हुआ था, जो मैंने अभी पीछे आपको समझाया था कि उत्तराखंड का जो निर्माण का जो रूपरेखा थी, वर्तमान परिदृश्य के रूप में तो नहीं थी, लेकिन अलग एक राज्य के निर्माण के रूप में थी, और जिसकी शुरुआत जो होती है 1938 में इनके द्वारा ही हुई थी, ठीक है। इसके बाद में इसी गढ़ सेवा संघ का नाम जो है हिमालय सेवा संघ हो गया था। ये सब मैंने आप लोगों को समझा रखा है। तो इतनी ये चीजें आप सभी लोग समझ गए हैं, तो मुझे एक बार जरा इन्फॉर्मेशन मुझे दे दीजिए। तो आप जो अगला जो आपका नाम आता है हेमवती नंदन बहुगुणा, कल मैंने पूछा भी था, धरती पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है, आप लोगों ने आंसर भी ये दिया था, तो उनको हेम पुत्र के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इतनी चीजें आप लोग सभी लोग यहाँ पर जानते हैं। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ, क्योंकि सब बेसिक चीजें हैं। तो धरतीपुत्र या हिमपुत्र के नाम से विख्यात बहुगुणा जी का जन्म 25 अप्रैल 1919 को ये पौड़ी के बुधानी गांव में हुआ था। फिर ये 1919 फिर से आ गया। मैंने क्या बताया भी था कि 1919 में भारतीय संविधान में ऐसा कौन सा अधिनियम आया था, बताइए मुझे, मैंने कल भी पूछा था। तो 1937 में उच्च शिक्षा के लिए ये और यहाँ छात्र आंदोलन के नेतृत्व में ये जो है लगे रहे हैं, यानी कि 1937 में इन्होंने उच्च शिक्षा ली, और ये मतलब छात्र आंदोलन के का नेतृत्व भी इनके हाथों में यहाँ रहा था। और 1957 में ये इलाहाबाद आए और सर्वप्रथम कांग्रेस से विधानसभा के लिए चुनाव भी इन्होंने जीता। अच्छा, अब यहाँ से 1919 वाला आंसर दीजिए, फिर इसके बाद मुझे आंसर दीजिए। गोविंद वल्लभ पंत जी थे, इनको किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और उसी वर्ष में उनका देहांत भी हुआ था, है ना। मैंने कल आप लोगों को बताया था, तो थोड़ा सा रिव्यू यहाँ पे करते हैं, जल्दी से बताइए, फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, तो आप लोग आंसर दीजिए, नकल नहीं मारना है। आगे बढ़ता हूँ मैं। तो देखिए, अब ये पंत जी आप सभी अब यहाँ पर ये जानते हैं कि ये विधानसभा के लिए चुनाव भी जीतते हैं, और पंत जी की सरकार में संसदीय जितनी सचिव भी ये रहे हैं। अब ये किन कौन से पंत जी की बात हो रही है? गोविंद बल्लभ जी पंत जी के समय में सरकार में, क्योंकि गोविंद बल्लभ पंत जी उत्तर प्रदेश के पहले सीएम थे, और उनके समय में ये हेमवती नंदन बहुगुणा जी उनके संसदीय सचिव भी बने थे, ठीक है। तो अगला भी आता है 1972 में इलाहाबाद से लोकसभा के लिए ये विजय भी हुए, ठीक है। लेकिन एक वर्ष के लिए बाद ही 1973 में इंदिरा जी ने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर इनको ये जो है यह बना दिया गया, यानी कि ये उत्तर प्रदेश के सीएम भी रहे 1973 में। और 1973 से एक चीज और हमारे उत्तराखंड से संबंधित है, और ये भी मैंने आप लोगों से विगत ये क्लासेस में पूछा भी था। तो वन बाय वन आप सभी दीजिए। हाँ, आपका जो 1957 वाला आंसर है वो ठीक है, यानी कि गोविंद गोविंद बल्लभ पंत जी को 1957 में भारत रत्न से सम्मानित जो यहाँ किया गया था। वेरी गुड। अगर 1973 में क्या हुआ था, किसकी स्थापना हुई थी हमारे उत्तराखंड में? चलिए आगे बढ़ूंगा। 1979 में उन्होंने लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का गठन किया। ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि समाजवादी यानी कि लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का गठन इनके द्वारा हुआ था 1979 में। अब देखिए 1979 में एक और चीज हुई थी, आप सभी जानते होंगे ना, यूकेडी की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी की स्थापना भी 1979 में हुई थी। ये भी सब चीजें आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, बस मैं क्लासेस में जो चीजें आ जाती हैं मैं रिवीजन आप लोगों को मैं कराता रहता हूँ, कि आप लोग बेसिक रूप से रेडी रहें। अब क्या होता है कि अब ये इस पार्टी की स्थापना होने के बाद आप और अपनी ये पार्टी से 1982 में गढ़वाल संसदीय सीट से ये विजय होकर मंत्री भी बने थे। तो इतनी डिटेलिंग तो इनके बारे में नहीं जानना है, लेकिन जो भी यहाँ पर सन दिए हुए हैं ना, इन सनों में इनके समय में क्या क्या हुआ, बस उसकी रूपरेखा को अच्छे से आप लोग समझ लीजिए।
इसके बाद में एक नाम आता है 1984 में चौधरी चरण सिंह के साथ दलित मजदूर किसान पार्टी का गठन इलाहाबाद से का गठन करके, और इलाहाबाद से संसदीय चुनाव भी ये जो है लड़ते हैं, लेकिन हार जाते हैं। ठीक है। जो है जो कोई बात नहीं। अब यहाँ से मैं थोड़ा-सा आप लोगों को डिटेलिंग दूँगा कि चौधरी चरण सिंह का नाम यहाँ पर किसान नेता ये किसान शब्द से कैसे यहाँ पे जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये भी बहुत आया हुआ है। देखिए 1984 में होता क्या है कि चौधरी चरण सिंह जो थे, ये जो पीएम थे, और इनके समय में क्या होता ये मिलकर हेमवती नंदन बहुगुणा जी मिलकर दलित मजदूर किसान पार्टी का गठन करते हैं, ये आ सकता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर किसान का संबंध चौधरी चरण सिंह जी से क्यों है, कैसे है? आप सभी जानते हैं चौधरी चरण सिंह जी का जो जन्म हुआ था वो 23 दिसंबर को हुआ था, ठीक है? सभी जानते होंगे। और यह ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने किसानों के लिए या किसानों के हित के लिए बहुत सारे प्रयास किए, और इसी वजह से इन्हें चौधरी चरण सिंह जी को किसानों का मसीहा भी कहा जाता है, और बाद में 23 दिसंबर को ही इन्हीं के जन्म दिवस को किसान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और आज भी आप लोग जानते हैं कि ये सवाल भी दिया जाता है ना, किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को, और किनके उपलक्ष्य में? चौधरी चरण सिंह के उपलक्ष्य में। ठीक है ना? क्लियर है यहाँ से ये सारी बातें? चलिए आगे मैं बढ़ूँगा। अब इसके बाद में 1989 में इनका निधन हो जाता है। किनका? हेमवती नंदन बहुगुणा जी का। ठीक है, जहाँ तक की बातें हमने लगभग यहाँ पर जान ली है। और एक चीज़ और इनके बारे में है, तो वो ये है, उन्होंने अपने कार्यकाल में उत्तराखंड के लिए अलग से पर्वतीय विकास मिनिस्ट्री का इन्होंने स्थापना भी की थी। ठीक है, अपने कार्यकाल में। और एक इनकी ये प्रमुख लेखन है, इंडिया नाइज हम। ठीक है, तो ये आता है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है, और ये कई बार दिया भी ये गया है, तो इसलिए ध्यान में ये रखिएगा, क्योंकि जब ऑप्शन दिए जाते हैं ना, तब फिर माइंड जो कन्फ्यूजन होता है कि ये इसका सही आंसर क्या है। तो इसलिए इंडियन नाइज हम, ये बुक है, इसके जो लेखक हैं हेमवती नंदन बहुगुणा जी। ठीक है, तो ये सारी कहानी आप समझ गए होंगे। तो चलिए, आज का जो ये सेशन था, ये मेन जो भी प्रमुख व्यक्तित्व हैं, इनके बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल में और बेसिक रूप से सभी को जानकारी दी है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसको सीखा भी होगा, और ये जो वीडियोज़ है हमारी यूट्यूब पर अपलोड होगी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसको देखेंगे, और उसको भी आप लोग यहाँ से कुछ जगह आप लोग से छूट जाती है, या कोई अगर जॉइन नहीं होता है, तो आपको ये वीडियो लोड होती है, वहाँ से भी आप चाहें तो इसको जो कवर करके देख सकते हैं, और कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो आप बेझिझक जो है पूछ भी सकते हैं।